अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स जब तक हमें ज्वाइन करते हैं तो हम अपना जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के लास्ट लेक्चर जहां तक हमने कंप्लीट किया था उससे आगे थोड़ी सी डिस्कशंस कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस आते जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम उनको आंसर करता जाऊंगा। अच्छा, अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का था चैप्टर 6 तक हम चीजें डिस्कस कर चुके थे। आज हमने चैप्टर 7 डिस्कस करना है, आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, आपके प्रैक्टिशनर्स के हवाले से, फिर जो लोग इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं उनके हवाले से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन बीइंग दैट कि अब आपने अदर देन दोज सेक्शंस जो कि जिनके तहत आप किसी भी टैक्स पेयर को एंगेज कर सकते हैं, उसके अलावा ये पेनल्टीज की सेक्शंस हैं जिनके तहत आप कोई शख्स अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो आप उसको कैसे नोटिस कर सकते हैं या किन सेक्शंस के तहत से कितनी पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें सेक्शन 33 के अंदर दी गई हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा पहले आपको जी सॉरी गाइड कर दूं कि इसको आपने स्टडी कैसे करना है। देखिए, आपका टेबल का जो फर्स्ट आपका कॉलम है इसके अंदर आपके ऑफेंसेस दिए गए हैं, यानी वो गलतियां, वो मिस्टेक्स, वो कोताहियां जिनकी वजह से आपके खिलाफ एफपीआर सेल्स टैक्स एक्ट के तहत एक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आपके पास कॉलम है पेनल्टीज का, कि क्या क्या आपके खिलाफ जुर्माना या सजा या जो भी कार्रवाई है एफपीआर वो कर सकते हैं। फिर थर्ड कॉलम आपके पास रेलेवेंट सेक्शन का है कि ये जो कार्रवाई एफपीआर आपके खिलाफ करेगा वो किस सेक्शन का सहारा लेकर करेगा। देखिए, अब जिस तरह आपकी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, अब कोई ना कोई आप पे दफा लगाई जाती है कि जी आपने दफा 300 आपने कत्ल किया तो दफा 302 लग गई, इसी तरह आपने फ्रॉड किया 420 लग गई। इस तरह डिफरेंट सेक्शंस आपके ऊपर उन सारा लेकर आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। इसी तरह देखिए, अब जो सेक्शन जिस तरह 26 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 26 आपका क्या है? 26 सेक्शन आपको ये कहता है कि आपने सेल्स टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के ऊपर फाइल करनी है। ड्यू डेट्स हमने डिस्कस की थी। ड्यू डेट्स आपके पास 3 डेट्स कौन सी हैं? अगर आप रिकॉल कर सकें, 10th ऑफ एवरी मंथ फॉर द सबमिशन ऑफ एन एक्सचेंज सी, जो कि आपकी सेल्स का एक्सचेंज है। फिर 15th ऑफ एवरी मंथ फॉर द पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, जो कि ड्यू टैक्स आपका पेबल गवर्नमेंट को बनता है उन सूरतों में जब आपका आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से ज्यादा है, या जो सेक्शन आज भी मुझसे क्वेश्चन था ग्रुप के अंदर कि 90% वाला जो कंसेप्ट है सेक्शन 8 के अंदर आपका, कि आपके पास इनपुट ज्यादा भी आउटपुट से, फिर भी आपने 10% ऑफ दी आउटपुट टैक्स आपने डिपॉजिट करवाना है। अगर आप सेक्शन 26 की वायलेशन करेंगे, वायलेशन आप क्या करेंगे कि आप रिटर्न ड्यू डेट के ऊपर जमा नहीं करवाते, तो उस सूरत में फिर क्या आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कि आपके खिलाफ 10,000 रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है। क्योंकि रिटर्न आपकी मंथली बेसिस के ऊपर होती है तो जुर्माना भी पर मंथ 10,000 आपके ऊपर आयद हो जाएगा। मगर इसके साथ ही आपको एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। प्रोवाइजो ये कहता है कि देखिए, अब आपकी ड्यू डेट है टैक्स रिटर्न फाइल करने की 18th ऑफ एवरी मंथ। इस तरह अभी जो आपकी सितंबर का महीना खत्म हुआ 30 सितंबर को, उसकी रिटर्न्स फाइल करने की ड्यू डेट है आपके पास 18 अक्टूबर। अगर आप 18 अक्टूबर को रिटर्न फाइल ड्यू डेट पे नहीं करते, अनलेस अदरवाइज के एफपीआर उस डेट के अंदर एक्सटेंशन कर दे। अगर तो वो एक्सटेंशन कर देता है किसी भी वजह से, टेक्निकल वजूहत हैं या खुदा न खास्ता कोई बड़ा ब्रेक डाउन आ गया कंट्री के अंदर बिजली का या कोई भी वजह हो गई, अगर वो एक्सटेंशन कर देता है तो उस सूरत में ड्यू डेट की नॉन कंप्लायंस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। अदरवाइज अदरवाइज आपने 18 तक रिटर्न फाइल करनी थी, आपने नहीं की, उसके बाद 10 दिन का आपको ग्रेस पीरियड इन अ सेंस दिया गया। वो कैसे दिया गया कि जी आप 19 को फाइल कर देते हैं तो 200 रुपया जुर्माना होगा, 20 को फाइल करेंगे तो 400 रुपया जुर्माना होगा। यानी ड्यू डेट के अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर देते हैं तो फिर 200 रुपया पर डे आपके ऊपर फाइन होगा। अदरवाइज 10,000 रुपीज आपको पर मंथ देने पड़ेंगे। अच्छा, ये चीज आप मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ कि आपने इसको स्टडी कैसे करना है। देखिए, ये तमाम की तमाम पेनल्टीज आपकी सेक्शन के साथ लिंक्ड है, यानी जब भी आप किसी सेक्शन की वायलेशन करेंगे तो फिर पेनल्टी इम्पोज होगी। अब ऑफेंसेस आपको वही सेक्शन की डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है कि आपने ये काम करना था, आपने नहीं किया। अब हम सेकंड देख लेते हैं, सेक्शन 23 है। देखिए, सेक्शन 23 में
आपने सेल्स टैक्स इनवाइस आपने इशू करनी होती है। मैंने सेल्स टैक्स इनवाइस का पैटर्न भी आपको लेक्चर के अंदर गाइड किया था कि आपके क्या-क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर आप इनवाइस इशू नहीं करते जहां पर उसकी इशू करने की जरूरत थी, तो आप किस सेक्शन की वायलेशन कर रहे होंगे? सेक्शन 23 की। जब आप वायलेशन करेंगे तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी क्या इम्पोज होगी? 5000 रुपीज या 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। यानी फर्ज कीजिए आपने 1 लाख रुपए की इनवाइस इशू की और इशू करनी थी, उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना आपने चार्ज करना था? 17% के हिसाब से 17,000 रुपीज। आपने 17,000 रुपीज वाला टैक्स नहीं चार्ज किया, इनवाइस इशू नहीं की, तो 3% ऑफ 17,000 कितना बन गया? 510 रुपए। ठीक हो गया। इस सूरत में आपके पास पेनल्टी कितनी वाली ज्यादा है? आपके पास 5,000 रुपए वाली ज्यादा है। ठीक हो गया जनाब। अब आपने एक इनवाइस इशू करनी थी 1 करोड़ रुपए की, टैक्स आपके ऊपर कितना था? 17 लाख रुपया। 17 लाख का जो 3% बनेगा वो कितना बन जाएगा? 5,100 रुपया। सॉरी 51,000। अब 51,000 5,000 से ज्यादा है, तो उस सूरत में आपको 50,000 51,000 पे करना पड़ेगा, यानी 5,000 और 3% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो वायलेशन है कि वो शख्स जो शख्स इनवाइस इशू कर ही नहीं सकता था। कौन शख्स सेल्स टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता? जो कि सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो शख्स जी सॉरी सेल्स टैक्स की इनवाइस इशू करेगा तो उस सूरत में क्या होगा? उसको पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपीज या 5,000 विच एवर इज हायर। वायलेशन कौन सी सेक्शंस की आपके पास हो रही है? 3, 7 एंड 23। अच्छा, अब हमारे साथ इस वक्त करंटली जो स्टूडेंट अभी ऑनलाइन है, तो काइंडली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन, ताकि हम टाइम टू टाइम में आप ऑडियो अपना खुद भी माइक भी अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो है ना मैं आपको जो है ना साथ साथ जवाब भी देता रहूंगा आपके क्वेश्चंस का। मीनवाइल हम चीजें भी अपनी डिस्कस करते जाते हैं। फिर हम सीरियल नंबर 4 के ऊपर आगे। अच्छा, अब जो शख्स भी रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स के अंदर, अगर उसकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से रिलेवेंट कोई भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आती हैं, फर्ज कीजिए उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। जब उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया तो उसको क्या चाहिए कि वो एफपीआर को इंटीमेट कर दे। जी, जी, काइंडली अभी आप चेक कीजिएगा, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया माइक अनम्यूट करने के लिए। जी सर, ग्रुप में सर जो मैंने सवाल किया था उसको सर आपने कहा था कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा वर्ड की फाइल में जो 90% वाला था कि उसमें से अगर टैक्स इंक्रीज होता है 90% से ज़्यादा तो हम टैक्स जो है 10% हम फाइल करेंगे, डिपॉजिट करेंगे एफडीआर। जी, उसको सर अगर आप अभी एक्सप्लेन करें वर्ड की फाइल में तो ज़्यादा समझ में आएगी जी। उसमें भी आई थी थोड़ी समझ, लेकिन इसमें क्लैरिटी और भी हो जाएगी। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह की मैं बजाय इसके वर्ड की फाइल के अंदर आपको करके दिखाऊँ ना, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि जब आप सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं ना प्रैक्टिकली, तो सिस्टम कैसे चेक करता है इसको। मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। ये क्लाइंट जिसकी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई, मैं उसकी आईडी से लॉगिन करता हूँ। जी, ये मैंने आपको थोड़ा-सा गाइड किया था। आप जब e.fpr.gov.pk पर आप लॉगिन करते हैं, डिक्लेरेशन, सेल्स टैक्स रिटर्न 21-22, अब उसके अंदर फिर जब आप आएँगे रेलेवेंट मंथ आपने अपना सितंबर सेलेक्ट कर लिया। जी। अच्छा, इसके अंदर आप काइंडली थोड़ा-सा फ़ॉलो कीजिएगा। इसके अंदर चूँकि डेटा एंट्री हमने की हुई है कुछ अपने क्लाइंट की सेल परचेज़ के हवाले से। देखिए, अब आपके पास नेक्स्ट ईयर ए मैंने आपको गाइड किया था कि नेक्स्ट ईयर सर इसको जूम कर सकते हैं, जी, इसको मैं जूम कर बिल्कुल सकते कर हैं, विजिबल है। जी, 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 अभी बेहतर है? ठीक है सर, अभी ठीक, जी। अभी अच्छा विजिबल। जी, जी। अच्छा देखिए, सेल्स टैक्स रिटर्न के मेन पेज के ऊपर आपके पास नेक्स्ट ईयर ए आ रहा है। इस नेक्स्ट ईयर ए के अंदर जो भी आपकी परचेज़ेज़ हैं, जो कि आपने रीसेल पर्पज़ की नीयत से चीज़ें परचेज़ की होती हैं, वो इसके अंदर शो हो रही हैं। ये मैंने आपको गाइड किया था कि ये परचेज़ेज़ अब सिस्टम ऑटोमैटिकली डाउनलोड कर लेता है
उस डेटा से जो डेटा नेक्स्चर सी में आपका सेलर एंटर करता है। जिस तरह आप किसी शख्स को सेल्स कर रहे हैं, तो आप अपने नेक्स्चर सी के अंदर एंट्री करके 10 तारीख तक सबमिट कर देंगे, तो आपका नेक्स्चर सी, आपकी सेल्स किसी दूसरे शख्स के लिए परचेजेज़ है। तो वो परचेजेज़ में क्या करेगा, नेक्स्चर ए के अंदर जाकर परचेज़ डेटा में जाएगा। मैं अब इसमें से एक एंट्री जो हमने अपलोड की हुई है, मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि डाउनलोड कैसे होती है। अब देखिए, आप परचेज़ डेटा के अंदर जाएँगे, परचेज़ डेटा के अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है लोड डेटा। लोड डेटा के अंदर जाकर अब ये देखिए, अब आपके पास ये वो इनवॉइसेज़ आ रही हैं, जो इनवॉइसेज़ आपके क्लाइंट ने आपको सेल्स की। जिस तरह ये एक साबिर पोल्ट्री हमारे क्लाइंट अब चूँकि परचेज़ेज़ करता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को सप्लाई के लिए, तो उसने साबिर पोल्ट्रीज़ वालों से मुर्गियाँ परचेज़ की हैं। अभी काइंडली इसमें एक चीज़ आप और भी प्लीज़ नोट कीजिएगा। अब देखिएगा इसके अंदर जी, इसके अंदर मैं इसको थोड़ा-सा नीचे ले चलता हूँ। अभी जो चीज़ आपका क्वेश्चन अदरवाइज़ भी कुछ स्टूडेंट्स का था जो ना एग्ज़ाम्ड गुड्स के हवाले से। देखिए, अब प पोल्ट्री जो है वो आपको लाइव एनिमल या जो चिकन है वो अब आपकी एग्ज़ाम्प्ट गुड्स है। अब देखिए, परचेज़ इनवॉइस प उसकी टाइप आ गई, नंबर आ गया, डेट आ गई, सेल टाइप के नीचे आप देखिएगा एग्ज़ाम्प्ट गुड्स लिखा हुआ है। यानी इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स आपका 0 हो गया। अब गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट का रेट ऑफ टैक्स आपका 17 है। अब जो भी आपकी रेलेवेंट परचेज़ेज़ हैं, आपने सब कुछ चेक किया। चेक करने के बाद जब आप लोड डेटा करेंगे, तो ये डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब आप बैक करके अपने नेक्स्चर ए के अंदर वापस जाएँगे, तो वो डेटा ऑटोमैटिकली सारे का सारा आपके पास परचेज़ेज़ की शक्ल में शो हो जाएगा। अब हम बैक टू रिटर्न करके वापस जाते हैं। अब देखिए, ये अब आपके पास सेल्स टैक्स क्रेडिट्स का है, जो आपसे डिस्कशन हुई थी कि इनपुट का ऑप्शन है। वो टैक्स जो कि एडजस्टेबल है, आप अपनी सेल्स टैक्स पेएबल के अगेंस्ट या आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, आपके पास इनपुट कितना आ रहा है, 1,03,000 इस महीने की आपके पास परचेज़ है, और 16,727 आपके पास पिछले जो महीने से कैरिड फॉरवर्ड आ रहा है। यानी पिछले महीने में आपके पास इनपुट टैक्स बचा हुआ था। अब इस सूरत में क्या है, आपके पास इनपुट टैक्स 1,20,000 आ रहा है, आउटपुट टैक्स जो कि सेल्स आपने एंटर किया, मैं एक दफ़ा आपको नेक्स्ट सी ओपन करके आपको व्यू भी करवा देता हूँ। देखिए, अब जो हमारा क्लाइंट है उसने जब सेल्स की हैं, जिस क्लाइंट को सेल की उसका नाम आ गया। अब उसने जो चीज़ें सेल की वो लिख दी, उन पे रेट 17% अप्लाई होता है। अब जिन केसेज़ में एग्ज़ेम्प्ट गुड्स थी, यानी ये आपको अगर स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, तो अब जिस तरह उसने चिकन या मुर्गियाँ परचेज़ की हैं, तो वो एग्ज़ेम्प्ट है। जब वो सेल करेगा फिर भी वो एग्ज़ेम्प्ट होंगी। अब इसके आगे आप देखिए ना कि हमने रेफरेंस एग्ज़म्पशन के हवाले से क्या दी है। 6th शेड्यूल, टेबल 1, सीरियल 3। ठीक हो गया यहाँ तक? अब आपकी एनेक्स्चर सी में जब आप एंट्री करके इनवॉइसेज़ को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका जो भी बायर होगा ऑटोमैटिकली उसके एनेक्स्चर ए के अंदर ये डेटा चला जाएगा। अब इस स्पेसिफिक केस को हम देखते हैं। आपके पास इनपुट टैक्स कितने हैं? 1,20,547। आउटपुट टैक्स आपके पास कितना है? 1,02,000। यानी इस केस के अंदर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा है, आउटपुट टैक्स कम है। उस सूरत में क्या होना चाहिए कि आपका जो भी टैक्स बचेगा वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। मगर जो 90% वाला कांसेप्ट है, अभी आप इसको फ़ॉलो कीजिएगा प्लीज़। अब आपका आउटपुट टैक्स कितना है? 1,02,000। अब इसका 10% कितना बनता है? अभी सिस्टम आपको क्या कहेगा? सिस्टम आपको कह रहा है कि जी आपके पास जो कैरिड फॉरवर्ड अमाउंट है, वो आपके पास 27,000 आ रही है। मगर जो 1,02,000 आपका आउटपुट टैक्स है, आप इसका 10% हमें जमा कराएँ। सॉरी, जी, जी, ये आपने देखा 10% वो आपको कह रहा है कि आप जमा कराएँ। यानी ये जो बैलेंस टैक्स पेएबल वाली आपके पास लाइन आ रही है ना, इसके अंदर एग्ज़ैक्टली 10% ऑफ द आउटपुट टैक्स आ रहा है। यानी जो मैंने आपको चीज़ ऑडियो मैसेज के अंदर बताई थी कि ऑल्दो आपके पास इनपुट टैक्स ज़्यादा है, आपने परचेज़ेज़ करते हुए टैक्स ज़्यादा दिया, मगर फिर भी आपको सेक्शन 8 के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आप आउटपुट टैक्स का 10% जमा कराएँ। इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब हुआ कि आप इनपुट टैक्स का सिर्फ 90% एडजस्ट कर सकते हैं, 10% आपको पे करना पड़ेगा। जी, काइंडली आपको क्लैरिफाई हुआ प्लीज़? जी सर। हाँ, हाँ, जी, सॉरी मैं आपको सही तरह सुन नहीं पाया।
जी सर, समझ आ गई। जी, जी, राइट, ठीक हो गया। अच्छा, हम चलें मीनवाइल जब तक आपका कोई और क्वेश्चन होता है या बाकी स्टूडेंट्स से जॉइन करते हैं, तो हम वापस अपना पेनल्टीज़ वाले लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। जी। अच्छा, सर पेनल्टी जी, जी, प्लीज़। एक सर एक सर आपसे चीज डिस्कस करनी थी कि सर ये सेल्स टैक्स एक बहुत लेंदी है, तो अगर आप उन चीज़ों को सर अगर हाईलाइट कर दें जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसमें सर मतलब हमारा टाइम भी बचेगा और हम अपनी फोकस भी मतलब एक डायरेक्शन हमें मिल जाएगी, क्योंकि सर ये बहुत लेंदी है, जी, तो बिल्कुल। कवर करने में सर बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल तो ठीक कह अगर रहे हैं। इस मैंने बिल्कुल इंशाल्लाह करना है। मैंने दिन को भी आपसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह कल जो है ना, मैं संडे आफ्टरनून तक जो है ना इंशाल्लाह, बल्कि फर्स्ट हाफ में कोशिश करूँगा कि आपको जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट मोस्ट हैं, आपके टेस्ट के हवाले से भी और अदरवाइज़ भी जनरल लर्निंग के हवाले से, मैं आपको सेक्शंस जो है ना वो आइडेंटिफ़ाई करके इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। फिर आप उन्हीं को फ़ोकस कीजिएगा। वैसे जो आप लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड भी सुन रहे हैं, उसमें एक जनरल ओवरव्यू या तमाम सेक्शंस का जो है ना आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी उसके अंदर। थैंक यू सर, थैंक जी। अच्छा, ये जिस तरह मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि आपका फर्स्ट कॉलम ऑफेंसेस का है, सेकंड कि आपके ऊपर पेनल्टी क्या-क्या इम्पोज़ हो सकती है, थर्ड कॉलम आपके पास रेलेवेंट प्रोविज़न है, यानी वो सेक्शन जिस सेक्शन के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह ये स्टेप वाइज़ तमाम चीज़ें दी गई हैं कि यानी ऑलमोस्ट इन्होंने उन तमाम चीज़ों को कवर किया है, जो चीज़ें या जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको इसके अंदर गाइड अभी जिस तरह कर देता हूँ। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट से आपके पास से जो पेनल्टी की क्लास है, क्लास नंबर 7। अब देखिए, सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन का कि आपको किन-किन लोगों को एज़ अ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। एनी पर्सन हू इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई for registration under this act fails to make an application for registration before making taxable supplies। देखिए, आज भी हमारे पास एक क्लाइंट तशरीफ लाए हुए थे शाम में। जब मैंने उनके साथ डिस्कशन कर रहा, मैंने कहा जी, आपके बैंक के अंदर ये एंट्रीज आ रही हैं स्टेटमेंट के अंदर, तो आपने क्या काम किया है? उन्होंने कहते हैं कि जी मैंने सीडीओ को सप्लाईज दी हैं। मैंने कहा जी, आपने सीडीओज़ को सप्लाई दी हैं, आप मुझे दिखाइए आपने क्या इनवॉइसेज़ इश्यू किए हैं। जब इनवॉइसेज़ मैंने देखी तो मैं अपना सर पकड़ के हट लिटरली बैठ गया। मैंने कहा सर, आप तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप सीडीओ को सप्लाई करके इनवॉइस के अंदर लिख रहे हैं कि जी 17% जीएसटी। तो आप कैसे जीएसटी चार्ज कर सकते हैं जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं है? कहते हैं जी इसके लिए रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत होती है। मैंने कहा जी आप कमाल करते हैं, आप मुझे छोटी से छोटी चीज़ के लिए कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि ये काम करूँ या ना करूँ, ट्रांज़ैक्शन करूँ या ना करूँ, और आपने इनवॉइस इश्यू कर दी, 17% जीएसटी चार्ज किया और आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई। तो ये वही चीज़ है कि जिस शख्स को चाहिए था कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए और वो नहीं करवाता, फिर एफपीआर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। अब उसके खिलाफ पेनल्टी कितनी इम्पोज़ होगी? ₹10,000, 10,000 और 5% ऑफ द टैक्स अमाउंट जो कि टैक्स उसने चार्ज किया होगा। अच्छा, उसी के साथ एक प्रोविज़ो भी दिया गया है। अच्छा, आप जितने भी सेक्शंस पढ़ रहे होंगे, डिफरेंट जगह के ऊपर आपको ये प्रोविज़ो मिलेंगे। प्रोविज़ो या इस पर्पज़ के लिए डाले जाते हैं कि थोड़ी-सी कंडीशनैलिटीज़ जो है ना वो उस सेक्शन के साथ अटैच कर दी जाती हैं। जिस तरह हमने ऊपर देखा ना कि आपके ऊपर आपने ड्यू डेट के ऊपर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको पेनल्टी लग गई 10,000। अब बंदा अगर किसी भी वजह से खुदा न ख़ास्ता वो बीमार है या उसका उस दिन को नेट का प्रॉब्लम हो गया, तो वो शख्स 18 तारीख को रिटर्न फाइल नहीं कर सका। उसने 19 तारीख को आके कर दी, सिर्फ़ 1 दिन का डिले आया। तो उसको भी हम 10,000 रुपए पेनल्टी लगा दें, तो यही लॉ कहता है कि जी प्रोविज़न ऐड की उन्होंने लिखा, प्रोवाइडेड दैट कि अगर वो 10 दिन के अंदर करता है तो ₹200 पर डे होगा। यानी थोड़ा-सा कंडीशनैलिटीज़ ऐड कर दी। यहाँ पर भी इसी केस में भी उन्होंने ये किया कि अगर उसको चाहिए था कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए, अगर नहीं करवाता फिर 60 दिन के अंदर वो करवा लेता है। ठीक है? उन्होंने लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन हू इज़ रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल्स टू गेट रजिस्टर्ड, 60 दिन के अंदर-अंदर वो नहीं करवाता। जिस तरह मैंने अपने स्पेसिफिक अपने क्लाइंट को आपको एग्ज़ाम्पल दी ना, मैंने तो ख़ैर उसका केस प्रायोरिटी पे प्रोसीड कर दिया है कि जी आपको रजिस्टर में कर दूँ, क्योंकि जब आपने सेल्स टैक्स चार्ज कर लिए तो आप पे भी करें गवर्नमेंट को। फिर क्या होगा,
वो इस पेनल्टी के अलावा जो ऊपर हमने बताई गई है, तो स्पेशल जज कस्टम्स टैक्सेशन एंटी स्मगलिंग के थ्रू उसको सजा भी दी जा सकती है, जो कि 3 साल तक हो सकती है। और उसके ऊपर फाइन कितना लग सकता है? जितना टैक्स उसने चार्ज किया था उतनी इक्विवेलेंट अमाउंट उसके ऊपर पेनल्टी या फाइन भी इम्पोज हो सकता है। यानी 60 दिन उन्होंने किस लिए आपको दिए कि जी आपने एक टैक्सेबल एक्टिविटी कर ली, आपने मतलब डिपार्टमेंट के पास चले गए, सेल इनवाइस इशू कर दी। अब देखिए नॉर्मली डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं कि जब आप सेल्स टैक्स इनवाइस इशू करते हैं ना, तो वो ये चेक करते हैं कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। वो चेक करेंगे तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा आपके बिल के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन में ये मैटर रिज़ॉल्व हो जाएगा। मगर कुछ लोग, जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया ना, फेक इनवाइसेज़ इशू करते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है। आपने सेल्स टैक्स की इनवाइस इशू की, नेक्स्ट पर्सन से आपने 17% जीएसटी गवर्नमेंट के नाम पे ले लिया, मगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो 17% आपने अपनी जेब में डाल लिया। तो क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी आ गई, ऑफेंस है, तो इस वजह से आपको 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है और जितना टैक्स आपने चार्ज किया, वो आपसे रिकवर भी हो सकता है और ये दोनों सज़ाएँ साथ-साथ भी दी जा सकती हैं। यानी अप टू 3 इयर्स आपको सज़ा भी और पूरी अमाउंट टैक्स की आपसे रिकवरी भी की जा सकती है। फिर इसी तरह सेक्शन 22 और 24 के अंदर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अगर आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो उस सूरत में क्या होगा? 10,000 या 5% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड, व्हिचएवर इज हायर, तो ये भी पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। फिर इसी तरह सेक्शन 25 के अंदर आपको एफपीआर नोटिस करता है। आप नोटिस की कंप्लायंस नहीं करते, आपसे वो कोई रिकॉर्ड माँगते हैं, आप उनको रिकॉर्ड नहीं देते, तो उस सूरत में क्या होगा? पहले स्टेप पे आपको 5,000 पेनल्टी लगेगी, फिर दूसरे स्टेप के ऊपर आपको 10,000, फिर 50,000 आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। फिर इसी तरह आप फ़ॉल्स या फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट अगर करेंगे, देखिए एक चीज़ आपने अपने प्लीज़ ज़हन में रखनी है कि जिस भी जगह पर आप कोई ऐसा ऑफ़ेंस करेंगे जो कि क्रिमिनल नेचर का है, यानी फौजदारी नेचर का है। जिस जिस तरह आप कोई खुदा न खास्ता ऑफ़ेंस कोई शख्स करता है ना, चोरी की या किसी को मार-पीट की या गाड़ी चोरी कर ली या किसी शख्स की अमानत में ख़यानत कर दी, तो उसके खिलाफ पीपीसी की दफ़ा लग जाती है, पाकिस्तान पिनल कोड की। इसी तरह सेल्स टैक्स के अंदर भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो कि क्रिमिनल नेचर का ऑफ़ेंस है, तो उस सूरत में आपको स्पेशल जज के थ्रू सज़ा और पेनल्टी या फाइन भी इम्पोज़ किया जा सकता है। तो जिन-जिन केसेज़ में देखिए अभी जो हम क्लास 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी एक शख्स जिसने फ़ॉल्स या फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट इश्यू किया या दिया ऑफ़िसर को प्रोसीडिंग्स के दौरान, तो उसके खिलाफ भी फ़ोर्जरी की कार्रवाई करके उसको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। जी, सब्तैन आपने अभी जॉइन किया है, आपका कोई करंटली क्वेश्चन है? क्योंकि जब तक आप लोगों ने जॉइन नहीं किया था तो मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा था कुछ। नहीं सर, अभी ज्वाइन किया है, पीछे वाला सर रह चुका है। अच्छा, आप लेक्चर्स जो अपलोड कर रहे हो अभी करान साहब इंशाल्लाह 7-8 आज कर देंगे या कल सुबह कर देंगे। तो जो लेक्चर्स आप लोग सुन चुके हैं उसके वाले से कोई क्वेश्चंस हैं आपके? नहीं सर नहीं, तो उसके अच्छा, वाले से कुछ भी नहीं। जी राइट, राइट ठीक हो गया। अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे थे पेनल्टीज़ के वाले से। जी सत्तान, आपने चूँकि अभी आए ना, मैं आपको दोबारा से एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए ये पेनल्टीज़ का हमारा सेक्शन है 33, चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो करान साहब इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करते हैं तो वहाँ तक आपको ये चीज़ें सारी मिल जाएँगी। अब ये पेनल्टीज़ 3 हमारे पास टेबल्स हैं। फर्स्ट सही टेबल है। ऑफेंस, जी, फर्स्ट टेबल ऑफेंसेस, सेकंड पेनल्टीज़, थर्ड जो है ना सेक्शन रेफरेंस आपको दिया हुआ है। यानी पहला कॉलम हो गया कि आप गलती कौन-सी कमिट करेंगे और दूसरे कॉलम के अंदर कि उस गलती की वजह से आपको सज़ा क्या हो सकती है। तीसरा, चूँकि जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट में ज़िक्र किया कि आपको सज़ा देने के लिए एफपीआर के पास कोई रेलेवेंट प्रोविज़न होगी ना, किसी सेक्शन का वो सहारा लेंगे कि आपने किस सेक्शन की वायलेशन की जिसकी वजह से आपको सज़ा दी जा रही है। तो वो थर्ड कॉलम के अंदर वो सेक्शंस मेंशन की गई हैं। यानी आपने सेक्शन 26 की वायलेशन की और वायलेशन क्या की कि आपने ड्यू डेट के ऊपर रिटर्न फाइल नहीं की। तो उस सूरत में आपको 10,000 रुपया पेनल्टी इम्पोज़ हो सकती है। अगर आप 10 दिनों के अंदर-अंदर रिटर्न फाइल कर दें, तो फिर आपको 200 रुपया पर डे फाइन होगा। अदरवाइज़ अगर 10 दिनों से ऊपर चले गए, तो आपको 10,000 पर मंथ फाइन होगा।
अच्छा, ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। इसी तरह तमाम जो आपकी चीज़ें हैं ना, सेक्शन 48, 73, अच्छा 73 एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। मैं इसके वाले से थोड़ा-सा आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए, इनकम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ये कहता है कि आपने परचेज़ेज़ किसी भी शख्स से की, आप जब उसकी पेमेंट करने जा रहे हैं, अगर इनवॉइस अमाउंट 50,000 या उससे ज़्यादा है, सिंगल इनवॉइस की बात की जा रही है। यानी आपने फ़र्ज़ कीजिए मिस्टर ए से आपने परचेज़ेज़ की और उसने आपको इनवॉइस इश्यू की 1 लाख रुपीस की। तो सेक्शन 73 ये कहता है कि जब आप परचेज़ करेंगे, तो अगर उस इनवॉइस की वैल्यू 50,000 रुपया या उससे ज़्यादा हो, तो आपने पेमेंट उस तरीक़ाकार के मुताबिक करनी है जो सेक्शन 73 में दिया गया है। सेक्शन 73 आपको क्या कहता है कि आप पेमेंट क्रॉस चेक के थ्रू करेंगे या पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करेंगे या थ्रू क्रॉस जो आपकी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन है जिससे आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाए कि आप किस शख्स के बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, 5,000 रुपया या 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड, यानी जितना उस ट्रांज़ैक्शन के अंदर या उस इनवॉइस के ऊपर टैक्स लगना था या आपने आपके पास आया इनवॉइस की शक्ल में, उसका 5% और काउंट सॉरी 3% काउंट किया जाएगा। अगर 3% ज़्यादा तो वो आपने देना है, अदरवाइज़ आपने 5% देना है। अच्छा, ये तो एक आपके पास प्रोविज़न आ गई ना 73 की। अच्छा, 73 के वाले से और चीज़ आपके साथ क्या होती है कि उसका इनपुट भी आपको डिसअलाउ कर दिया जाता है। यानी जिस तरह अभी हमने प्रैक्टिकली रिटर्न मैंने जावेद के क्वेश्चन के जवाब में बता रहा था कि जब आपने इनपुट ले रहे हैं ना आप इनवॉइस के अंदर, अगर आपने वो इनपुट प्रॉपर पेमेंट के थ्रू नहीं लिया, तो फिर उस सूरत में वो आपको इनपुट भी डिसअलाउ हो जाता है। यानी वो आप इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये ऑफेंसेस पेनल्टीज के वाले से भी मैं जो आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्लासेस है ना, वो आप मैं आपको इंशाल्लाह जो मैंने आपको कल गाइडलाइन देनी है उसके अंदर आपको बता दूंगा। हैं तो ये काफ़ी सारी हैं, मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट मोस्ट हैं जो आपकी मतलब डे टू डे रूटीन के अंदर प्रैक्टिकली भी काम में आती हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद खैर हम नेक्स्ट जो रिकॉर्डेड सेक्शन इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें जो है ना वो प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, क्या तरीकाकार है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और काइंडली आपका फर्दर कोई क्वेश्चन स्टेज के ऊपर? सर टेस्ट आप सर कब जो है वो कंडक्ट करेंगे टेस्ट? जी सॉरी, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। टेस्ट सर आप कब कंडक्ट करेंगे, जितना आपने पढ़ा है अभी? जी, जी, बिल्कुल। मैं टेस्ट इंशाल्लाह सेल्स टैक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लूँ ना, इस पे होपफुली 3 लेक्चर शायद मज़ीद होंगे। उसके बाद में आपके लिए अच्छा इसमें इस तरह है कि मैंने कानान साहब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, वो खुद थोड़ा-सा बिज़ी थे चूँकि उस एंड पे वो वर्किंग कर रहे थे। मैंने आपका एफपीआर जो उसका स्ट्रक्चर है, उस हवाले से फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फिस्कल पॉलिसी के एमसीक्यूज़ मैंने उनके साथ पहले ही शेयर कर दिए थे। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के भी एमसीक्यूज़ मैं उनके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये एमसीक्यूज़ वो हैं जो मैंने मुख्तलिफ जगह से डेटा गैदर करके आपके लिए क्रिएट किए हैं, जो अदरवाइज़ मैंने एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट आपके लिए बनाना है ना, वो सेल्स टैक्स एक्ट के बाद आपके साथ शेयर करूँगा। वो एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह करान साहब चूँकि खुद थोड़ा-सा बिज़ी थे, वो आपके साथ होपफुली कल या परसों तक वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके सर, ओके। अच्छा हेलो। आप मेरे जी, जी, ओके सर। जी, सही। जावेद आप कौन-से स्टेशन के ऊपर हैं? सॉरी, जी, स्टेशन। आप जी, जी, आप मतलब कहाँ पर हैं? कहाँ से जॉइन कर रहे हैं? जी मैं सर सिंध से। अच्छा, सिंध से आप कर रहे हैं। सत्तायन मेरा ख्याल है आप तो इस्लामाबाद में हैं ना शायद? नहीं सर, मैं तुर्बत से। अच्छा, तुर्बत से हैं, अच्छा आपको अच्छा, अच्छा ठीक हो गया जी। बलूचिस्तान से, राइट, राइट, ठीक हो गया। क्योंकि मैं शायद वो उनका नाम अभी भूल गया, हमारे जो बैंकर हैं वो कह रहे थे कि जी हम बैंक में जॉब करते हैं, तो आप इसको वीकेंड पे करें। हमने वीकेंड पे किया है और वो स्टिल आज फिर वो नहीं आए, क्योंकि वीकेंड पे लोगों की और मसरूफियात हो जाती हैं। मैं भी सर बैंक में हूँ। जी, सर। जी, हो सकता है। खैर बैंक से नॉर्मली सैटरडेज़ ऑफ करते हैं। जी, जी जी। जी।
अच्छा, मैं चूँकि आपसे शायद ज़िक्र पहले हुआ या नहीं हुआ, चूँकि करान साहब ने ज़िक्र किया होगा, मैं स्मेडा की ट्रेनिंग्स भी देने के लिए मुख्तलिफ स्टेशंस पे जाता रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स दोबारा से स्टार्ट हो रही है नवंबर के अंदर, तो कोयटा भी और मेरा हैदराबाद, नवाबशाह का भी इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगेगा। और फिर उसके बाद जब हमने यूएसएड के साथ भी काम करते हैं, तो ज़ूम की क्लासेस जब भी हमने ली है ना, चूँकि कोविड के बाद, तो हर जगह हमें ये प्रॉब्लम होता है कि लोगों को एंगेज कर लेते हैं। अच्छा, आप जिस तरह आए ना, चलें आप तो स्टूडेंट्स हैं, आप तो माशाल्लाह मैच्योर लोग हैं, तो वो आते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह बच्चों को कहा जाता है ना स्कूल की, जब वो क्लासेस ले रहे होते हैं ज़ूम की, कि आप अपना कैमरा ऑन करें, दिखाएँ बच्चे आप क्या कर रहे हैं। फिर हम लोगों को कहते हैं जी आप कैमरा ऑन करें, हम देखें कि आप वाक़ई फिज़िकली भी बैठे हुए सुन रहे हैं हमें, या सिर्फ़ आपने जॉइन करके और बाकी अपना काम बैक एंड पे करना शुरू कर दिया आपने। जी सर, ये मसले होते हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, प थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जॉइन किया, तो इंशाअल्लाह ताला आप जो चीज़ें करान साहब हैं, वो कल 7th और 8th लेक्चर अपलोड कर देंगे। जो एमसीक्यूज़ हैं, 2 डिफरेंट एमसीक्यूज़ मैंने शेयर उनके साथ कर दी हैं, वो भी इंशाअल्लाह आपके पास कल या परसों तक आ जाएँगी। ओके सर, थैंक यू सर, सही है सर, थैंक यू। जी, सही है, थैंक यू। थैंक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।